आज का हमारा विषय है पुष्य भूतियों के बारे में। पुष्य भूति को वर्धन वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये माना जाता है कि पुष्य भूति ने भारत में वर्धन वंश की स्थापना की थी, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। वो कहते हैं कि जब प्रभाकर वर्धन ने भारत में शासन किया था, उससे पहले भी 3 और शासक यहाँ पर शासन करते थे, जिसमें नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन के बाद प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में प्रभाकर वर्धन गद्दी पर बैठे थे। प्रभाकर वर्धन का समय 580 ईस्वी से लेकर 605 ईस्वी तक रहा था और 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी। उसके 3 बच्चे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम राज्यवर्धन था, छोटे का नाम हर्षवर्धन था और एक बेटी राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह प्रभाकर वर्धन ने मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन के साथ किया था। तो प्रभाकर वर्धन अपने जीवन काल में ही अपने छोटे बेटे हर्षवर्धन को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ही योग्य थे। लेकिन हर्षवर्धन को बिल्कुल भी गद्दी का लालच नहीं था और उन्होंने अपने बड़े भाई को ही गद्दी पर बैठने के लिए कहा और राज्यवर्धन 605 ईस्वी से 606 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे थे अपने पिता की मृत्यु के बाद। तो जैसे ही राज्यवर्धन गद्दी पर बैठे, उनको एक बहुत ही बुरी खबर उनके सुनने में आई कि उनके बहनोई ग्रहवर्मन, जो कि मौखरी वंश से संबंध रखते हैं, उनकी हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी है। तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो तुरंत अपने बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने एक विशाल सेना का संगठन किया और मालवा की तरफ उन्होंने कूच किया। तो मालवा के शासक को उन्होंने हरा दिया और जब वो वापस अपने राज्य में लौट रहे थे, तभी धोखे से बंगाल के शासक शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो ये हर्षवर्धन के लिए बहुत ही दुख की घड़ी थी। उनको अपने भाई की हत्या का जैसे ही पता चला, वो बिल्कुल परेशान हो गए और अब उनके सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई थी कि पहले उनके बहनोई भी मारे जा चुके थे, भाई की भी हत्या हो गई थी और उनकी बहन राज्यश्री को बंदी बना लिया था। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे 606 ईस्वी में, जब उनकी आयु मात्र 16 साल थी। हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि वो 4 जून 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम यशोमती था और पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। तो जिस दिन हर्षवर्धन का जन्म हुआ था, उस दिन पूरे राज्य के अंदर जश्न मनाए गए थे। जितने भी कैदी थे, उन सब कैदियों को रिहा कर दिया गया था, बहुत सारा धन बांटा गया था और उस समय जो पुरोहित वहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी कि ये आगे चल कर के एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो इस तरह से उनका आरंभिक जीवन जो है वो बहुत ही कौशल से भरा हुआ था। उसके बात करने के तरीके से, उनकी सहजता से अनुमान लगाया जा सकता था कि वो एक साधारण बालक नहीं हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया गया और उनको सभी प्रकार की शिक्षा दी गई। जब ये 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और इनके सामने बड़े चुनौतियां थीं। एक तो अपने बहनोई ग्रहवर्मन का बदला लेना था मालवा के शासक देवगुप्त से, और दूसरा बंगाल के शासक शशांक से अपनी बहन को कैद से छुड़वाना था। तो इन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए उसने एक विशाल सेना सबसे पहले बंगाल के शासक शशांक के खिलाफ भेजी थी।
पहले उसके लिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री भंडी को भेजा था, तो भंडी उस पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। इससे हर्षवर्धन को काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ा था। तो उसके बाद इसने असम के शासक भास्कर वर्मन से खुद संधि की और दोनों ने मिलकर के बंगाल के शासक शशांक को हरा दिया था। ये कहा जाता है कि जब तक शशांक जीवित रहा उसने हर्षवर्धन के नाक में दम रखा था और पूरी तरह से हर्षवर्धन बंगाल पर तभी विजय प्राप्त कर पाया था जब बंगाल के शासक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसने 5 प्रदेशों को विजय किया था। ये हमें सारी जानकारियाँ हुनसांग के वृत्तांत से पता चलती हैं कि उन्होंने पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को 606 ईस्वी से लेकर 12 ईस्वी तक लगातार युद्ध किए और उन्होंने इन सभी 5 प्रांतों को विजय कर लिया था। इससे हर्षवर्धन की प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गए थे। उसके बाद उन्होंने वल्लभी की विजय की थी। यहाँ के शासक का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। तो ध्रुवसेन द्वितीय ने भी उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था और बड़ौच के शासक दद्दा द्वितीय के पास जाकर के ध्रुवसेन ने पहले शरण ली थी और हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन द्वितीय को उसका राज्य वापस कर दिया था। ये सलाह उसको बड़ौच के शासक दद्दा द्वितीय ने दी थी। तो हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन के साथ अपनी बेटी का विवाह करके उसको सदा के लिए अपना मित्र बना लिया था। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध किया। पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन ने जब युद्ध किया था तो उसमें वो हार गया था। ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था और ये 633 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे पर लड़ा गया था। इसमें हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था और उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने एक बड़ी उपाधि परमेश्वर की धारण की थी और इससे उसकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गए थे। फिर हर्षवर्धन ने कामरूप को विजय किया। कामरूप का आधुनिक नाम असम है। यहाँ के शासक थे भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन को उसने इस बात को ध्यान में रखते हुए माफ़ कर दिया कि उसने जब बंगाल के शासक शशांक के साथ युद्ध किया था तो भास्कर वर्मन ने उसकी सहायता की थी। तो ये उसको काफ़ी सफलता मिली और उसकी सहायता को ध्यान में रखते हुए उसने उसको माफ़ कर दिया और उसके राज्य को उसको वापस सौंप दिया था। तो हर्षवर्धन एक के बाद एक अपनी विजयों के माध्यम से प्रतिष्ठा को प्राप्त होते जा रहे थे। उसके बाद सिंध विजय के बारे में बताया जाता है कि हर्षवर्धन ने सिंध को भी विजय किया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि सिंध को प्रभाकर वर्धन ने ही विजय कर लिया था और जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई उसके बाद सिंध में अराजकता फैल गई थी और इस अराजकता का लाभ उठा करके सिंध स्वतंत्र हो गया था। अब हर्षवर्धन इसको प्राप्त करना चाहता था, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। फिर हर्षवर्धन ने कश्मीर को विजय किया। कश्मीर में युद्ध करने का उसका मुख्य कारण ये था कि कश्मीर के अंदर महात्मा बुद्ध का पवित्र दांत रखा हुआ था जिसमें हमेशा प्रकाश होता रहता था। वहाँ के शासक थे दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन के साथ उसने युद्ध किया, उसको बाध्य कर दिया। उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए उसने महात्मा बुद्ध के दुर्लभ दांत को उससे प्राप्त कर लिया और अपने साथ लेकर के आए और उसको उन्होंने कन्नौज के एक विहार में स्थापित करवा दिया था। तो ये भी उसकी एक बड़ी सफलता के रूप में जाना जाता है। फिर उसने नेपाल की विजय हासिल की। नेपाल की विजय के बारे में भी इतिहासकारों के 2 मत हैं। कुछ ये कहते हैं कि नेपाल में उस समय अंशुवर्मन का शासन था और अंशुवर्मन ने वहाँ पर हर्षसंवत चलाई थी। इसके बारे में ये कहा जाता है
कि हर्षवर्धन के शासनकाल में एक ऐसा प्रांत था जो बर्फीले प्रदेश के नाम से जाना जाता था। लेकिन कुछ जैसे कि आप बता सकते हैं कि डॉक्टर देवाहुति और डॉक्टर मजूमदार ये इस मत से सहमत नहीं हैं और वो ये कहते हैं कि जो अंशुवर्मन है यह हर्ष का समकालीन ही नहीं था और जिसने हर्षसंवत का आरंभ किया था ये हर्ष का समकालीन ही नहीं था, तो उससे उसका युद्ध होने का कोई औचित्य नहीं बनता। उसके बारे में ये जानकारियाँ हैं जिस पर वो सहमत नहीं हैं। उसके बाद हर्ष ने गंजम को जीता, जिसको हम आधुनिक उड़ीसा के नाम से जानते हैं। ये हर्षवर्धन की अंतिम विजय थी और उसने 643 ईस्वी में एक विशाल सेना लेकर के गंजम के ऊपर आक्रमण कर दिया, वहाँ के शासक को हरा दिया था। इसके बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि वो सकलो उत्तरोपथनाथ थे, यानी सारे उत्तरी भारत के स्वामी, और उन्होंने उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में कामरूप और उत्तर पश्चिम में पूर्वी पंजाब तक अपने साम्राज्य को फैलाया हुआ था। इसके बारे में बीपी शाह और के.एस. बहेरा इन शब्दों में उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं। गुप्त और अकबर के समान हर्ष भी एक महान साम्राज्य निर्माता था। तो ये हमने जाना हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन के बारे में, वर्धन वंश के बारे में और हर्षवर्धन की विजयों के बारे में। ये हमारा विषय था जिसमें हमने विस्तार से जानकारी हासिल की है इसके बारे में।